नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क पर। दोस्तों, अगर आप आने वाले मंथ्स में किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या आपका कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले महीनों में आने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का। जी हाँ, यह पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और अगर आपने अभी तक हमारे वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले जाकर आप हमारे वो 2 वीडियो जाकर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? व्हाट इज द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज? हमें बताना है वे कौन सा रेडियो आइसोटोप है जिसको स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में, यानी कि जो व्यक्ति चर्म रोग से ग्रसित होते हैं उनके उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडियो फास्फोरस। जी हाँ, रेडियो फास्फोरस ही वही रेडियो आइसोटोप है जिसका जो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज में, चर्म रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? What happened to the human red blood cells at very high altitude? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि उनका जो आकार बढ़ जाता है। जी हाँ, ये ऑप्शन भी आपको वहां देखने को मिलेगा। आपको उस पे मार्क करना है कि उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनका नंबर बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता है तो जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं उनके जो नंबर हैं, उनकी जो संख्या है बढ़ जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। जी हाँ, क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है, इसी गैस का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो यही वो गैस है जिसको यूज किया जाता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन मिक्स्ड इनर्ट गैस इज गिवन टू द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ब्लॉक्ड रेस्पिरेशन? जी हाँ, उन व्यक्तियों को जो कि श्वसन से पीड़ित हैं, जो रोगी श्वसन से पीड़ित हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऑक्सीजन से मिश्रित करके वह निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस कौन सी है जो उनको दी जाती है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीलियम गैस। हीलियम गैस उनको दी जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? द कॉन्टिनेंट वेयर फॉसिल्स रिलेटेड टू ह्यूमंस आर मोस्ट कॉमनली फाउंड? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका ही वह महाद्वीप है जहां पर मानव से संबंधित सबसे अधिक जीवाश्म मिले हैं। दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर फॉसिल्स रिलेटेड टू ह्यूमंस आर मोस्ट कॉमनली फाउंड। तो चलिए 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6th प्रश्न, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? हु वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क। जी हाँ, लेमार्क ने ही जीव विकास को सर्वप्रथम बताया था। तो चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसका नाम क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच फॉसिल्स आर स्टडीड। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें स्टडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपको चाहे वो जीवाश्म की स्टडी हो या किसी और से रिलेटेड एक स्टडी का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैलियोंटोलॉजी। जी हाँ, पैलियोंटोलॉजी ही विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। दिस इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस इन विच फॉसिल्स आर स्टडीड। तो चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोटोजोआ जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, वह क्या है? प्रोटोजोआ दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड विच कैन बी कंसीडर्ड एज इट्स वैलेंस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूग्लिना। जी हाँ, यूग्लिना ही वह प्रोटोजोआ है जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें प्रेजेंट है
एसिड रेन डिस्ट्रॉयज वेजिटेशन बिकॉज इन इट, उसमें ऐसा क्या होता है कि जो वनस्पति को वो नष्ट कर देती है। एसिड रेन क्यों डिस्ट्रॉय कर देती है वेजिटेशन यानी कि वनस्पति को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होने के कारण। जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण ही जो हम लोग की जो अम्ल वर्षा है यानी कि एसिड रेन है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं? दैट इज द केमिकल मटेरियल ऑफन यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीड। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जी हाँ, ए, बी और सी इन सभी का प्रयोग मेघ बीजन के लिए या कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, इन सभी का प्रयोग कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाता है। यही वो रासायनिक द्रव्य हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? हमें उस गैस का नाम बताना है जिसको स्टोर में अक्सर हरे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट गैस यूज्ड टू आर्टिफिशियली कुक ग्रीन फ्रूट्स, दैट इज एथिलीन। इथाइलिन ही वही जो गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होने वाला, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। The person feels weightless inside the artificial satellite because the force of attraction of the earth। क्यों होता है, किस वजह से ऐसा होता है कि जो कृत्रिम सैटेलाइट यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके अंदर बैठे व्यक्ति को हमेशा भारहीनता महसूस होती है? क्योंकि जो पृथ्वी के आकर्षण का बल है वो अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, अभिकेंद्र बल के समान होने के कारण पृथ्वी के आकर्षण का बल जब अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसी वजह से जो व्यक्ति कृत्रिम सैटेलाइट यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर बैठा होता है उसे भारहीनता महसूस होती है। तो चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? व्हाट आर मॉडर्न पावरफुल मैग्नेट्स मेड ऑफ? जो आजकल बाजार में आधुनिक शक्तिशाली चुंबक मिल रहे हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से। जी हाँ, मिक्स एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, कोबाल्ट एंड निकिल, इससे मिलकर ही जो मॉडर्न पावरफुल मैग्नेट्स हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक हैं, बनते हैं। तो चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट इज द नोकाहली वाटरफॉल सिचुएटेड? ये झरना किस प्रदेश में है? तो इसका उत्तर है मेघालय में। तो डी ऑप्शन इसका उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, मेघालय में ये जो नोकहली जो हम लोग का झरना है, वाटरफॉल है, वो सिचुएटेड है। अब यहाँ पर नोकहली जो वाटरफॉल की बात हुई है तो चलिए इसका थोड़ा स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। यहाँ पर स्थित कहाँ पर है? मेघालय की चेरापूंजी में स्थित है, जहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। कभी मौसिनराम का नाम आपने सुना हो और कभी चेरापूंजी में। तो चेरापूंजी में स्थित है मेघालय के। अब बात कर लेते हैं कि यह कितना फीट ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 340 मीटर या 1115 फीट ये ऊंचा है, या यानी कि 340 मीटर ऊंचा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 75 फीट है। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो 1115 फीट है, 340 मीटर यानी कि, और इसकी जो चौड़ाई है वो 75 फीट है, 75 फीट, ध्यान रखिएगा। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स डज नॉट हैव अ ट्री? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टुंड्रा। जी हाँ, टुंड्रा ही वह बायोम है जिसमें पेड़ नहीं है। अब टुंड्रा की बात हुई है तो थोड़ा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। जो उत्तरी ध्रुव है उसके समीप क्या स्थित है? टुंड्रा। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होती है। इसी वजह से इस बायोम में पेड़ नहीं है। दिस बायोम डज नॉट हैव अ ट्री। इसको ध्यान रखिएगा, टुंड्रा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? व्हाट आर द मेन कलर्स इन फोटोग्राफी? जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें मुख्य रंग कौन से होते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला और हरा। जी हाँ, यही 3 कलर हैं जो कि यूनिवर्सल है, लाल, नीला और हरा। ये मेन कलर्स हैं जो फोटोग्राफी में यूज होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेसेंट्स डिक्रीजेस ओजोन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल ब्रोमाइड। जी हाँ, मिथाइल ब्रोमाइड ही क्या करता है? ओजोन का ह्रास करता है, यानी कि क्या करता है? ये डिप्रेसेंट एक तरह से जो ओजोन को डिक्रीज करता है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, मिथाइल ब्रोमाइड याद रखिएगा। तो चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? Who propounded the theory of evolutionism? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डार्विन। डार्विन ने ही विकासवाद का सिद्धांत बताया था, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? क्या कारण रहता है? What is the basic source of genetic differences in organisms? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की वजह से ही आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं जीवों में, इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज द बेसिक सोर्स ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस इन ऑर्गेनिज्म, उत्परिवर्तन। तो चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? What is called ice loss due to melting, evaporation and avalanche from glaciers? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। इंग्लिश में इसे इरोजन भी बोला जाता है। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को ही अपक्षरण कहा जाता है। इसके डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि ग्लेशियर में जब वाष्पीकरण, पिघल जाती है बर्फ, अथवा अन्य कारणों से जब बर्फ की मात्रा कम हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपक्षरण या इरोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न। डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द डेम्पियर होजेस लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुंदरवन। जी हाँ, सुंदरवन से यह रेखा निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इस रेखा की बात आई है, तो चलिए थोड़ा स्टैटिक जीके देखते हैं। डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक आर्टिफिशियल जो रेखा है, जिसे 1829 या 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। जो नॉर्थ उसकी जो लाइन है, सीमाएं हैं, उसको यह रेखा दर्शाती है। किसकी? सुंदरबन डेल्टा की जो उत्तरी सीमा है, उसको ये डेम्पियर होजेस रेखा दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर में स्थित है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, जो कि स्टैटिक इंफॉर्मेशन से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। जी हाँ, गुजरात ही वह राज्य है भारत का जहां पर सॉल्ट को, यानी कि नमक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब अगर यहाँ बात आई है हम लोग के नमक की, तो चलिए हम नमक के इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके क्या है कि इस राज्य के बारे में। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन 160 लाख टन, यानी कि 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। बट यहाँ पर सबसे बड़े राज्य की बात हुई है, तो इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द अलमट्टी डैम लोकेटेड? यह सबसे फेमस डैम है जो अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णा नदी पर। जी हाँ, अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। इसे ध्यान रखिएगा कि उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, और किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। स्टैटिक इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एस्पिरिन साधारण नाम किसका है? एस्पिरिन इज द कॉमन नेम ऑफ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड। जी हाँ, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का ही जो नाम है वो क्या है? एस्पिरिन। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक वाल्व में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस
दैट इज एडिड टू ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग बाय डाइवर्स इन एक्वा लंग्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम ही वह गैस है जो गोताखोरों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है ताकि उनको सांस लेने में अंडर वाटर यानी कि जब पानी के अंदर वो जाते हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो जो एक्वा लंग्स हैं वहाँ पर जो गैस यूज होती है गोताखोरों को सांस लेने के लिए जो हेल्प करती है वह कौन सी गैस है? उसका नाम है हीलियम गैस। इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोगों ने 5000 जीके के जो मुख्य क्वेश्चन है उसके 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आप चैनल पर वो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप वो जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि हमारी वीडियो से आपको काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल है कंसेप्चुअल मॉन्क। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी आप लोग के ग्रुप्स हैं, वहां पर हमारी ये वीडियो हमारे चैनल को पोस्ट कर दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा।